हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब जरूर अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका बिहार एसएससी का स्ट्रैटेजी के यानी कि 70+ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, अन्यथा नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी तक मेरा पार्ट 1 से लेकर, ठीक है, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। पिछला वीडियो में हमने अच्छे कंटेंट के साथ बताया है और समझाया भी है, तो आई उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप सब जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप एक मेरे लिए प्रयास कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपके लिए प्रयास मेरे लिए एक हेल्प हो सकता है। हर एक वीडियो में हमने ये बात बोला है, तो फ्रेंड्स ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पूछा गया है, कौन सा है पर्वत, ठीक है। तो जब इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोटोपैक्सी। तो चलिए फ्रेंड्स, कोटोपैक्सी के बारे में जानते हैं। इसका लोकेशन क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, कोटोपैक्सी क्या, ठीक है। तो कोटोपैक्सी का है तो फ्रेंड्स ये इक्वाडोर में स्थित एक देश में, यानी कि इक्वाडोर देश में स्थित है कोटोपैक्सी, ठीक है। पूछेगा फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पूछेगा तो एक कोटोपैक्सी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करो तो फ्रेंड्स 5000, नोट करते चलिएगा, 5897 मीटर, ठीक है, यानी कि कोटोपैक्सी की ऊंचाई है। ये तो कोटोपैक्सी के बारे में जान गए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओजुस डेल सलाडो। देखिए, ओजुस डेल सलाडो जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना तथा चिली देशों की सीमा पर स्थित है। ओजुस डेल सलाडो कहे तो फ्रेंड्स ये पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ओजुस डेल सलाडो। अगर पर्वत पूछेगा तो कोटोपैक्सी हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, आपसे कई बार पूछा गया है यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोना लोआ। तो देखिए, मोना लोआ जो है फ्रेंड्स कहे तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। आपके दिमाग में होना चाहिए मोना लोआ का क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहे तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मोना लोआ जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि हवाई द्वीप, आप नाम सुने होंगे, तो वहाँ पर स्थित है। कहे तो फ्रेंड्स ये 5 ज्वालामुखियों में से एक है, ठीक है। हवाई द्वीप में यानी कि 5 ज्वालामुखी है, बाकी 5 ज्वालामुखी में ये सबसे अलग है, मोना लोआ, ठीक है, यानी कि सक्रिय है। देखिए अब हो गया। तो फ्रेंड्स इसको इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को यानी कि पोपा पर्वत जो है फ्रेंड्स ये कहे तो बर्मा, मध्य बर्मा यानी कि बर्मा के नाम सुने, यानी कि पहले उसका नाम था म्यांमार, पहले बर्मा था, अब हो गया म्यांमार। तब बर्मा में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है माउंट पोप, ठीक है, माउंट पोप। तो इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, म्यांमार में स्थित है। पहले नाम क्या था, बर्मा। आप सबसे एक प्रश्न पूछेंगे, आप बताइएगा कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ, ठीक है। अब म्यांमार का राजधानी कैपिटल क्या है। आपसे 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। आपको बतलाना है कि कौन सा द्वीप जो है यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कितना, 12 करोड़ 59 लाख, कितना, 12 करोड़ 59 लाख। इसको नोट करते चलिएगा। जापान में वर्तमान में जनसंख्या का है तो 12 करोड़ 59 लाख, ठीक है। अब चलिए चलते हैं। हाँ देखिए, जापान के बारे में देखते हैं। देखिए पूछा जाता है कि जापान जो द्वीप है किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप, ठीक है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, जापान का राजधानी जो टोक्यो है वो किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर। इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स एक बात और कि जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप है, यानी कि उसके बाद यानी कि विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है, यानी कि
इंडोनेशिया की जावा द्वीप जो है यानी कि विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। यानी कि पहला नंबर पर कहे तो आ जाएगा द्वीप जापान आ जाएगा, और दूसरा नंबर पर कहे तो यानी कि इंडोनेशिया के जावा आ जाएगा, यानी कि जावा द्वीप। यानी कि दूसरा पूछेगा कि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो जावा द्वीप है। इसको नोट करते चलिएगा। आप सबसे बताए भी जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। एक बात और फ्रेंड्स, पूछेगा कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप समूह कौन सा है, तो ये इंडोनेशिया द्वीप हो जाएगा, ठीक है, जिसकी जनसंख्या कितना है 25 करोड़ 5, 25.5 करोड़। इसको नोट करते चलिएगा। इंडोनेशिया द्वीप का जनसंख्या है 25.5 करोड़। तो फ्रेंड्स इसको आपको आना चाहिए। अब आपसे पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है या सबसे छोटा महादेश है, आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित करता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूपटल और ऊपरी मेटल। सुलास वन यानी किस प्रकार के वनों में से किस प्रकार के वनों को कहा जाता है, सुलास। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीलगिरी एवं पलानी की पर्वत पर पाए जाने वाले यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन को क्या कहते हैं, सिलोस वन, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा। यह तमिलनाडु में स्थित है। अब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है, ठीक है, यानी कि नीलगिरी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि ज़बरदस्त है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। एक कई बार आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। देखिए आपसे पूछा जाता है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यानी कि उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और जबकि फ्रेंड्स भौगोलिक दृष्टि से कहें तो भारत का मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री से लेकर यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यानी कि उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट यानी कि पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसको नोट करते चलिएगा 32,87,000, ठीक, 263 किलोमीटर। कितना, 263 किलोमीटर इसका भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, 32,87,263 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे यानी कि फेमिन मिस इंडिया 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिनी सेठी को। सिनी सिटी हो जो फ्रेंड्स 2022 में यानी कि कार्यक्रम में आयोजित कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो उसमें सिनी सिटी जो है कहाँ की रहने वाली है, कर्नाटक की रहने वाली है। तो इसको यानी कि फेमिन मिस इंडिया यानी कि 2022 से इसको सम्मानित किया गया है। 2022-23 में कहे तो फ्रेंड्स सरगम कौशल, 2022 में कहे तो सरगम कौशल को मिसेज इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरनाज सिंधु को कहे तो बात फ्रेंड्स 2021 में 70वीं मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा कि सर्वाधिक राज्यों में सीमाओं से लगने वाला राज्य कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगने वाला राज्य कौन सा है। तो ये है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश कहे तो फ्रेंड्स ये सर्वाधिक राज्यों से लगता है। चलिए इसके बारे में कुछ बतलाते हैं। देखिए इसकी सीमा जो है फ्रेंड्स 8 राज्यों से लगता है। तो चलिए 8 राज्यों को नाम बोलते हैं। देखिए उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमाओं से घिरा हुआ है, ठीक। एक बात और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है एक देश से लगता है, वो देश है नेपाल। में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MS स्वामीनाथन। विश्व में कहे तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में कहे तो नॉर्मन बोरलॉग,
आप भारत में कहे तो MS स्वामीनाथन को। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी, तो इसको नोट करते चलिएगा 1967 से 68 के बीच में, यानी कि 1967 से 68 के बीच में, यानी कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछा गया है। तो डालमिया नगर फ्रेंड्स है जो आपको पता जरूर होगा, ये सीमेंट से संबंधित है। डालमिया नगर बिहार में कहें तो फ्रेंड्स डालमिया नगर जो है यानी कि मुख्य रूप से यानी कि सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कागज, केमिकल आदि उद्योग को भी स्थापित किया गया है। यह जो है फ्रेंड्स सोन नदी के किनारे यानी कि डिहरी यानी कि रोहतास में स्थित है। ठीक, इतना तो पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि वर्ष 2026 में 23वां यानी कि फीफा फुटबॉल विश्व कप का मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर करे तो कहे तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, कनाडा में, अमेरिका में और मैक्सिको में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट यानी कि एक बंदरगाह पतन स्थित है, यानी कि दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व यानी कि पूर्व। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये पूर्व है। तब पूर्व में इधर पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में स्थित ये है विशाखापट्टनम। चलिए देखिए ये है जो न्यू मंगलोर है जो कर्नाटक यानी कि ये पश्चिम, एक कंडला बंदरगाह जो है ये भी पश्चिम, ठीक है, यानी कि कंडला गुजरात में। तो कहे तो फ्रेंड्स बड़े बंदरगाहों की बात करें तो कितना है भारत में 13 बड़े बंदरगाह, कितना है 13। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। आपसे बंदरगाह से एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में अगर आएगा तो जब इसका जवाब दीजिएगा। बताइएगा कि वह कौन सा बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी कि वह कौन सा बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है। अगर आप सबको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वाणिज्यिक यानी कि स्तर पर रबड़ का उत्पादन यानी कि भारत में निम्नलिखित में किस राज्य समूह में होता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में रबड़ का उत्पादन होता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक, इसको नोट करते चलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ यानी कि त्रिपुरा सीमा साझा करता है। आपको बतलाना है कि ऑप्शन दिया हुआ है राज्य, यानी कि किस राज्य के साथ यानी कि त्रिपुरा सीमा साझा करता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। पूछा जाता है फ्रेंड्स आपसे कि वह राज्य कौन सा है जो यानी कि तीनों ओर से घिरा हुआ है, यानी कि बांग्लादेश से ये त्रिपुरा घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, एक ऐसा राज्य है। इसको नोट करते चलिएगा। आप फ्रेंड्स कहे तो पूर्व की ओर यानी कि यह राज्य जो है मिजोरम और असम से घिरा हुआ है, यानी कि पूरब में। त्रिपुरा की राजधानी कहे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, अगरतला। असम की दिसपुर, नागालैंड के कोहिमा, मेघालय के शिलोंग और पश्चिम बंगाल का कोलकाता। आपको बतलाना है कोलकाता किस नदी के किनारे है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इतिहास के आरंभिक काल को यानी कि निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूरा पाषाण काल। यानी कि पूरा पाषाण काल पूछा जाता है फ्रेंड्स किसे कहते हैं। तो देखिए यानी कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15 नंबर कि भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान का यानी कि प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋजुपालिका। यानी कि किस नदी किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे भगवान महावीर का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में जान लेते हैं। महावीर जो भगवान महावीर हैं जो ये 24वें और अंतिम तीर्थ कर रहे हैं।
24वें और अंतिम तीर्थकर आपको बतलाना है। पहला तीर्थकर यानी कि जैन धर्म के पहला तीर्थकर और उसका संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा, पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। और 23वां है जो ऋषभदेव हैं, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गजनवी। कहे तो फ्रेंड्स महमूद गजनवी ने यानी कि भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार किया। लेकिन 17 बार में ये सबसे फेमस था इसका आक्रमण, यानी कि सबसे शक्तिशाली इस पर यानी कि लूटपाट ज़्यादा किया था, यानी कि सोमनाथ मंदिर पर। तो फ्रेंड्स इसलिए इसका 1025 में प्रसिद्ध लूटपाट था, यानी कि मोहम्मद गजनवी को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है, तो 1025 में तो ये तो मतलब कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था। लेकिन 1027 में यानी कि जाटों के विरुद्ध पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने यानी कि अंतिम रूप से भारत यानी कि भारतीय आक्रमण के साथ यानी कि कब जाटों के साथ यानी कि जाटों के विरुद्ध लड़ाई किया था? तो 1027 में। इसको नोट करते चलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए रुपया। ठीक है, कितना क्या कहलाता था? रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18 नंबर की किस पुर्तगाली गवर्नर ने यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है क्या अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है 1505 में यानी कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। कब? 1505 में। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने यानी कि सामुद्रिक नीति यानी कि नीले पानी की नीति अधिक महत्व दिया। ठीक, नेक्स्ट पूछे थे फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि उसने इनकी हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न किया। ये कौन था? फ्रांसिसी डी अल्मेडा। इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्न में से किसे यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राम मोहन राय को। तो फ्रेंड्स आपसे कई बार पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20 नंबर, नेताओं में से किसका उपनाम महामाना था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय का नाम क्या उपनाम क्या था? महामाना। फ्रेंड्स कहे तो इन्होंने यानी कि वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? एनी बेसेंट की सहायता से। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। और किसके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से। देखिए जैसे पूछा जाता है कि देशबंधु किसका उपनाम है? तो चित्तरंजन दास। आपसे पूछा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को। भारत के वृद्ध पुरुष यानी कि दादा भाई नौरोजी। गुरुदेव किसको बोलते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। शहीद ए आजम किसको बोलते हैं? तो भगत सिंह को। लौह पुरुष किसको बोलते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो सरोजिनी नायडू को। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा। ठीक, महामाना आप सबको बतला दिए, मदन मोहन मालवीय को। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको आना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1857 के विरोध के समय भारत में प्रथम यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी.डी. सावरकर। फ्रेंड्स एक बी.डी. सावरकर का बुक है, उसका नाम
नोट कर लीजिएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्या नाम है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बी.डी. सावरकर का पुस्तक है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। इसमें कहे तो फ्रेंड्स 1857 की यानी कि क्रांति का इसमें बतलाया गया है। इस कहे तो फ्रेंड्स भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की गई है इस बुक में। इस 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गीता रहस्य का नामक यानी कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर यानी किस जेल में लिखे थे? तो मंडेला जेल में। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। किस जेल में? मंडेला जेल में। फ्रेंड्स एक बात और, मैं बाल गंगाधर तिलक को यानी कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो क्या कहते थे? यानी कि भारतीय अशांति के पिता। ठीक है, यानी कि भारतीय अशांति के पिता किसको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। इसको नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल्य या आवश्यक संपत्ति। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस देश को यानी कि वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय यानी कि समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गिनी यानी कि गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आय की असमानताओं को मापने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जब भारत का प्रधानमंत्री के 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने उस समय इसको स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत मिशन, यानी किनके जन्मदिन पर? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्न में यानी कि उत्पादन के यानी क्रियाशील साधन कौन है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रम। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में फ्रेंड्स कहे तो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि किसी आदर्श द्रव की यानी कि श्यानता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी 0 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 31 नंबर कि एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थितिज एवं गति ऊर्जा दोनों होता है। एक उड़ते हुए जहाज में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज और गति ऊर्जा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए 32 नंबर क्या है कि वर्ष 2022 में यानी कि चोगम की बैठक यानी कि किस देश में आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रवांडा में। इसको नोट करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 33 नंबर कि परावर्तन के नियम के अनुसार इसमें चारों ऑप्शन में आपको बतलाना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि परमाणु के यानी कि उप परमाणु कोण कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किससे यानी कि स्टेनलेस स्टील को कठोरता आती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन को मिलाने से। 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स इनमें से किस रोग में यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन्फ्लुएंजा में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्षा का जल। पूछा जाता है कि प्रकृति में पानी का शुद्ध रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल। आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स
कि किन युगों में भौतिक राशियों के समान विमाएँ सूत्र नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल और दाब का। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रोमीन। तांबा, चांदी और ग्रेफाइट ये सब है, ब्रोमीन है जो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि डाउन सिंड्रोम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक रोग। डाउन क्या है, सिंड्रोम क्या है, अनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 41 नंबर कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, आपको बतलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि एनामिल। एनामिल जो कहे तो दांत के जो फ्रेंड्स ऊपरी भाग में पाया जाता है एनामिल, जो कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इसको नोट करते चलिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से युग्म सही का 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन B1 का। विटामिन B1 का नाम क्या है, बायोटीन नहीं है, तो इसका नाम है B7 का, बायोटीन नाम है। B1 का नाम क्या है, साइंटिफिक नाम जो है थायमीन है। इसका क्या नाम है, B1 का थायमीन, B7 का है बायोटीन। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, यानी कि ईसोफेगस। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। इंसुलिन की कमी से होता है कौन सा रोग। तो फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है, ये है आपका मधुमेह रोग। मधुमेह जो रोग है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए मानव शरीर की रक्त में यानी कि ग्लूकोज की मात्रा यानी कि नियंत्रण का है तो इंसुलिन नामक हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा, इंसुलिन नामक हार्मोन द्वारा। इंसुलिन जो है मानव शरीर में अग्नाशय नामक यानी ग्रंथि यानी कि बी कोशिकाओं से स्रावित होता है। इस हार्मोन की कमी से यानी कि मधुमेह रोग होता है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यानी कि नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये है आपका रेडॉन। रेडॉन जो कहे तो फ्रेंड्स ये बहुत अल्प मात्रा में, ठीक है, यानी कि बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। कहे तो फ्रेंड्स रेडॉन का एक रेडियो एक्टिव यानी कि नोबेल गैस है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 86 होता है। कितना होता है, 86 होता है। तो फ्रेंड्स ये नग्न मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित देशों में से किस में कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के यानी कि कम से कम 60% भाग पर फिर से 48 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स के निम्नलिखित देशों में से किस में यानी कि कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के यानी कि कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के यानी कि संवैधानिक प्रावधान है। तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूटान। भूटान में कहे तो फ्रेंड्स लगभग 84% वन पाया जाता है। इसको नोट करते चलिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का समय हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद शाह। ठीक, कब फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा 1739 में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 50 नंबर कि निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है आपका वेटिकन सिटी। आप सबको पता होना चाहिए वेटिकन सिटी। यहाँ पर कहे तो फ्रेंड्स 840 ना 840 लोग यहाँ पर रहते हैं। जबकि फ्रेंड्स टोक्यो जो है शहर यानी शहरी आबादी जो है 1.4
करोड़ है, 1.4 करोड़, यानी कि टोक्यो शहर का आबादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 51 नंबर कि शावक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान का। शावक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ईरान का, इसको नोट करते चलेगा। जबकि जापान का कहे तो फ्रेंड्स नाइचो, ठीक है। मिस्र का है तो फ्रेंड्स मिस्र का हो जाएगा मुखबरात। इराक का गुप्तचर संस्था का ये भी हो जाएगा मुखबरात। इजराइल कभी कभी पूछता है फ्रेंड्स, इजराइल का गुप्तचर संस्था है जो मोसाद है, इसको नोट करते चलिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना करें तो फ्रेंड्स इसका स्थापना हुआ था 1925 में। इसका मुख्यालय जो है स्पेन के कहाँ पर है? मैड्रिड में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होना चाहिए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे कब से स्टार्ट हुआ था? 1980 से। 53 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है, यानी कि इतना। तो फ्रेंड्स कितना है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 54। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के यानी इनकी अधीन थे, ठीक है। इसका स्थापना की बात करें तो फ्रेंड्स 1920 में हुआ था। इसको आप सब नोट करते चलिएगा। अब फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल का मुख्यालय की बात करो तो इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना में। शेरशाही मस्जिद कहें तो फ्रेंड्स बिहार के पटना में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? तब परवेज शाह ने बनवाया था, ठीक है। मस्जिद की बात करें तो मस्जिद वास्तुकला की यानी कि अफगान शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अफगान शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है शेरशाही मस्जिद। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 55 नंबर कि वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में यानी कि कांग्रेस में यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक सभा का गठन करना, एक कारण नहीं था। 56 नंबर अभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि नरम दल और गरम दल कब मिल गया था? तो 1916 में। तो इसको नोट करते चलिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है फ्रेंड्स आपका झारखंड का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। छऊ कहाँ का है? झारखंड का। छप्पन नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स ये कहे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड। लेकिन कहे तो फ्रेंड्स 2-3 राज्य में और होता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ना, झारखंड में तो अभी बतलाए हैं, तो इसमें भी प्रचलित है, इसको नोट करते चलिएगा। देखिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सरायकेला ये कहाँ पर, किस राज्य का? तो झारखंड का। मयूरभंज छऊ ये भी उड़ीसा का, आप सबको बतलाए हैं। पुरुलिया छऊ ये भी पश्चिम बंगाल का। 57 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1921 में। चलिए तो फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है तो किसके द्वारा स्थापित हुआ था विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ? तो फ्रेंड्स 1921 में, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा इसको स्थापना हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को। 59 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद वो हो जाएगा 15, ठीक है। 24 है जो बच्चों से रिलेटेड है। 19 किससे संबंधित है? यह है आपका नागरिक यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक यानी कि सिद्धांतों को शामिल किए गए
जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स एक आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि आज़ाद दस्त का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण का, जयप्रकाश नारायण द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 62 नंबर कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 250। राज्यसभा से कहे तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, देखिए एक ट्रिक बतला रहे हैं आपको, सरला, ठीक है, अनुच्छेद है, देखिए 100 से हो गया, ठीक है, यानी कि संसद हो गया 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, ठीक, यानी कि सरला याद कीजिएगा तो संसद 79 में आएगा, राज्यसभा आएगा आपका 80 में और लोकसभा 81 में। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 63 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नौसेना विद्रोह यानी कि निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HMIS तलवार से। इसका स्थापना की बात करें तो फ्रेंड्स कब हुआ था? 1946 में। कब? 1946 में। इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 75 से, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक। आज जो सर्वोच्च न्यायालय है जो फ्रेंड्स 32 के तहत, आप उच्च न्यायालय जो हो हाई कोर्ट है जो 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट 5 प्रकार से जारी किया जाता है, इसको नोट करते चलेगा। 66 है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1900 की एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 बार। 69 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। तो फ्रेंड्स आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे यानी कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ को यानी कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। कहे तो फ्रेंड्स 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को यानी कि प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। इस कदम का शिक्षित यानी कि भारतीयों ने स्वागत किया था, यानी कि इस कदम का यानी कि शिक्षित भारतीयों ने स्वागत किया था। इसी कारण यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आपका अपना जो है फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ही जय हिंद, जय भारत।